नमस्कार मित्रों। सोन नदी के किनारे डेहरी उन सोन नामक एक टाउन है। इसे डेहरी भी कहा जाता है। वर्तमान में यह बिहार के रोहतास जिला में है। इस टाउन के मनोरा नामक स्थान में JL नेहरू कॉलेज है। JL नेहरू कॉलेज अर्थात जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। इस कॉलेज का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 फरवरी 1962 को किया गया था। कॉलेज के स्टाफ द्वारा बताया गया कि सोन नदी पर एक रोड ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू आए हुए थे। उसी समय उन्होंने इस कॉलेज का उद्घाटन भी किया। यहाँ के स्टाफ द्वारा बताया गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों कुलदीप सिंह आदि द्वारा ज़मीन उपलब्ध कराया गया और स्थानीय लोगों तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नेहरू के विजन का सम्मान करने के लिए कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया। जब नेहरू जी कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे थे तो उन्होंने लोगों से कहा कि उनके नाम पर कॉलेज का नाम क्यों रखें। लोगों ने अंततः उन्हें समझा दिया होगा और उन्होंने कॉलेज का उद्घाटन कर दिया। यहाँ के स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनके विजन को सम्मान देने के लिए उनके नाम से कॉलेज का नाम रखा गया था। इस कॉलेज में उद्घाटन की वह तस्वीर टंगी हुई है जिसमें नेहरू सहित कुल 7 व्यक्ति दिख रहे हैं। इस तस्वीर में लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज मनोरा डेहरी ऑन सोन, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा शिलान्यास के अवसर पर दिनांक 17/2/1962। डॉक्टर भगवान प्रसाद समिति सदस्य, रामदयाल मिस्त्री समिति अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत सरकार, अब्दुल कयूम अंसारी अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस, सीताराम राय समिति मंत्री, राम नारायण राय कर्मठ सहयोगी, यमुना सिंह प्राचार्य। कॉलेज के ऑफिस में नेहरू की एक भव्य तस्वीर टंगी हुई है जिसके बैकग्राउंड में महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांधी की नैतिकता और नेहरू का विजन एकाकार होकर आधुनिक भारत का अद्वैत हो गया हो। कॉलेज के ऑफिस में इस फोटो को देखिए। इसमें लिखा हुआ है संस्थापक जवाहरलाल नेहरू कॉलेज मनोरा डेहरी ऑन सोन रोहतास, स्वर्गीय रामदयाल मिस्त्री, ग्राम सखरा, पोस्ट खैरहा, डेहरी ऑन सोन रोहतास बिहार, स्थापित दिनांक 17/2/1962। उद्घाटन की तस्वीर में भी इन्हें नेहरू के बगल में देखा जा सकता है जिसमें इनके बारे में अंकित है कि वे समिति के अध्यक्ष थे। उद्घाटन की तस्वीर में PM नेहरू के बगल में अब्दुल कयूम अंसारी जी को भी देखा जा सकता है जहां अंकित है कि वे बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मित्रों, अब्दुल कयूम अंसारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर, जो नेशनल इंटीग्रेशन, सेकुलरिज्म और कम्युनल हार्मोनी के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज ए लीडर हु वर्कड अगेंस्ट द डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग फॉर क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम कंट्री फ्रॉम इंडिया। अब्दुल कयूम अंसारी का जन्म डेहरी ऑन सोन में ही 1 जुलाई 1905 को हुआ था। उस समय यह एरिया बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। उन्होंने डेहरी ऑन सोन और सासाराम में हाई स्कूल तक की पढ़ाई करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। 16 साल की उम्र में वे पहली बार उस समय जेल गए जब उन्होंने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी स्कूलों का बॉयकॉट किया और नेशनल स्कूल की स्थापना में अपना सहयोग दिया। जल्द ही वे कांग्रेस के युवा नेता बन गए और स्वतंत्रता संग्राम में एक सेनानी बन गए। मित्रों, वे एक पत्रकार, लेखक और कवि भी थे। वे उर्दू वीकली अल इस्लाह और उर्दू मासिक मुसावात के संपादक थे। अल इस्लाह मीन्स रिफॉर्म, सुधार, और मुसावात मीन्स
इक्वेलिटी, समानता। मुस्लिम लीग के भारत विभाजन मांग का उन्होंने जोरदार विरोध किया और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले उन्होंने मोमिन मूवमेंट चलाया जो भारत विभाजन का विरोध किया। देश स्वतंत्र होने के बाद बिहार कैबिनेट में वे कई सालों तक विभिन्न मंत्रालयों के मिनिस्टर के पद पर रहे। उन्होंने 1957 में आज़ाद कश्मीर को मुक्त करने के लिए, यानी पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त करने के लिए इंडियन मुस्लिम यूथ कश्मीर फ्रंट की स्थापना किया। 67 ईयर्स ओल्ड में 1973 में उनकी मृत्यु उस समय हो गई जब वे डेहरी आरा नहर के ढह जाने की वजह से होमलेस पीपल के लिए रिलीफ का कार्य कर रहे थे। 2005 को भारत सरकार द्वारा उनके योगदान को देखते हुए एक डाक टिकट जारी किया गया है। उद्घाटन की तस्वीर में पीएम नेहरू के साथ प्रोफेसर जमुना सिंह को भी देखा जा सकता है, जो इस कॉलेज के प्रथम प्राचार्य बने। उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था एमए। नाम अशोक सिंह है। मेरा पिता स्वर्गीय कुलदीप सिंह प्रथम प्रधानमंत्री रामदयाल बारी पूछे कि मेरे कॉलेज को अपनाती करना है, तो बोले कि ठीक है, ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा, मरवरा आए। मेरे पिताजी स्वर्गीय कुलदीप सिंह से पूछे कि ज़मीन मेरा कॉलेज काती करना है, चलिए हम वहाँ चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी आए, अपना देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी आके 17 फरवरी 1962 को 17 फरवरी देखिए 17 फरवरी 1962 को संपूर्ण आके किए। सबसे पहले मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ और मैं जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के जो डेहरी ऑन सोन में है, मनौरा में, उस बायोटेक डिपार्टमेंट के एचओडी हूँ। ओके। और इस डिपार्टमेंट की स्थापना 2006 में हुई थी। 2006 उस समय के तत्काल हमारे प्राचार्य रामकिशोर सिंह थे। अच्छा। उन्हीं के टाइम में जितने भी वोकेशनल कोर्स हैं उस समय इसकी स्थापना हुई। अच्छा। और मैं 2006 से ही यहाँ पोस्टेड हूँ जी। बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। जब ये शुरुआत हुई, वोकेशनल कोर्स की जब शुरुआत हुई, तो लोगों को पता नहीं था कि वोकेशनल कोर्स होता क्या है, और लोगों को ये पता नहीं था कि ये कोर्स क्या होता है। लोग पहले बोटनी, जूलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है वो जानते थे। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स की खोला गया। जॉब इसको बोलते हैं, वोकेशनल कोर्स यानी जॉब ओरिएंटेड कोर्स। कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो अपना खुद का काम करके, बिजनेस वगैरह चाहे जो भी है इससे रिलेटेड करके वो अपना जीवन यापन कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो ये वोकेशनल कोर्स जो बायोटेक्नोलॉजी है, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी कोई डिफरेंट नहीं है। ये है कि बायोलॉजिकल साइंस में टेक्नोलॉजी यूज करके हम अपने सोसाइटी को, ह्यूमन बीइंग को फायदा पहुंचाए, यही बायोटेक्नोलॉजी है। अच्छा। जैसे क्या था कि पहले बोटनी में या जूलॉजी में जो हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे अगर बोटनी है तो प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, या जूलॉजी में पढ़ते हैं तो डिफरेंट जो एक टेक्निक, जो मतलब रेगुलर वे में पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी, उसी में टेक्नोलॉजी यूज किया गया कि जैसे अगर हम प्लांट है तो प्लांट से ह्यूमन बीइंग को फायदा कैसे, जैसे उसमें टेक्नोलॉजी यूज की है, जीन चेंज की है। अगर एक हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई एक गुआवा का प्लांट है, ठीक है, तो गुआवा का प्लांट है तो वो नॉर्मल वे में वो फ्रूट दे रहा है, लेकिन अगर उसमें हम जीन चेंज करके, टेक्नोलॉजी यूज करके उसी का अगर यील्ड बढ़ा दें, फ्रूट का साइज बढ़ा दें, तो उससे ह्यूमन बीइंग का फायदा होगा। इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजिकल ट्री है जो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा, जो अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले एग्जीबिशन लगाया गया था लार्ज स्तर पे, तो उन्होंने जितने भी वेस्ट मटेरियल है, इसमें जितने भी आपको ट्री में दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, सिर्फ उसको कलर किया गया है ये से, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी है, देखिए सारा का ये ब्रांच के रूप में हम लोग दर्शाने का कोशिश किए हैं। बायो इसमें लिखा भी है, बायोटेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक।
ये हमारे कुछ यहाँ देखिए जो हमारे बच्चे रिसर्च किए हैं, हम गाइडलाइन किए हैं, ये उसका सारा ये है दिखाया गया है। अभी फ़िलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारा लेटेस्ट है मशरूम कल्चर करके अभी जो हमारे बच्चों का प्रोजेक्ट चल रहा है। इस पर देखिए 2 टाइप का मशरूम, कॉस्टर, इसको हम लोग छत्ते वाला मशरूम बोलते हैं, और ये देखिए है बटन वाला। इसका टेम्परेचर के साथ क्या? हाँ, ये जो बटन वाला मशरूम होते हैं उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर मायने रखता है। 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर पे ये उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। इसमें ये जस्ट ये ग्रो कर रहा है। इधर देखिए यहाँ भी इसमें भी ग्रो कर रहा है। लेटेस्ट ये इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें किसी भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग एक देखिए मोटर के थ्रू न्यूट्रिशन देते हैं और न्यूट्रिशन ये पंप चलते रहता है और उसमें हम लोग सॉइल फ्री प्लांट का ग्रोथ करवाते हैं। यानी कि इसमें सामने से इसमें कुछ नारियल वगैरह का, हाँ, उस सपोर्टिंग के लिए नारियल का छाल इसमें डाल जाता है कि अगर डायरेक्ट इसको अगर ऐसे प्लांट को उसमें रख दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, गिर जाएगा। लेकिन उसको सपोर्ट के लिए उसमें सिर्फ नारियल का छाल उसमें डाल दिया जाता है कि वो सपोर्टिंग के रूप में खड़ा रहे। और इसका न्यूट्रिएंट्स आता कैसे है? देखिए यहाँ एक टब लगा हुआ होगा जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन डालते हुए रहते हैं, और ये मोटर के थ्रू मोटर लगा हुआ है। इसके बाद ये पंप, ये पाइप जो है उस टब में चला जाता है। इसके बाद ये तार वायर से बिजली से कनेक्ट है, हम लोग ऑन करके वो चलाते रहते हैं। तो ये हुआ मिट्टी रहित, हाँ, सॉइल फ्री या सॉइल लेस, हाँ, एग्रीकल्चर, हाँ, या फार्मिंग एक्चुअल में हाइड्रोपोनिक। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लैब में। ये जवाहरलाल नेहरू कॉलेज को बायोटेक डिपार्टमेंट का लैब। इसमें एंजाइम वगैरह कहाँ है? देखिए ये है आपका एंजाइम। इसमें भी लिखा हुआ है बायो फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा समराइज किया गया है। जी नमस्कार, मेरा नाम गोपाल शंकर हुआ। मैं BCA के विभाग में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में मैं अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारे यहाँ ये विभाग इस महाविद्यालय में 2004 से खोला गया है और अभी तक निरंतर चलता ही आ रहा है। अच्छा, ठीक। इसमें हमारे यहाँ 120 सीटें निर्धारित की गई हैं राज्य सरकार के द्वारा। और यहाँ नामांकन लेने के लिए बच्चों को पहले विज्ञान में उत्तीर्ण होना होता है, जिसमें गणित अनिवार्य है, मैथमेटिक्स अनिवार्य। हाँ जी, गणित में मिनिमम 45% मार्क्स आना चाहिए और पूरे ओवरऑल ISC में 45% का जरूरत होती है, जिसको सेकंड डिवीजन हम लोग बोलते हैं। जी, सेकंड डिवीजन मार्क्स अनिवार्य है। इसके साथ साथ इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है। आजकल कंप्यूटर्स हर जगह हम लोग देखते हैं, लोग उस पर कार्य करते हैं, तो उसी चीज़ को सीखने के लिए ये विभाग एक्चुअली 2004 में बनाया गया था राज्य सरकार के द्वारा। ये वोकेशनल कोर्स के तहत चलाया जाता है, जिसमें यहाँ हम लोग खास फोकस करते हैं कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस पे। दुनिया में अलग अलग जगहों पे जहाँ भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता होगा, जहाँ भी माननीय मेडिकल क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हर जगह कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। इसके चलते ये कोर्स स्पेशली जो पाठ्यक्रम था पहले इंटर का, उसके साथ वोकेशनल पाठ्यक्रम करके अब इंटर स्तर पे भी लागू किया गया है वोकेशनल कोर्स में, कंप्यूटर साइंस को, जिससे बच्चे उत्तीर्ण होने के बाद नामांकन BCA में भी करा सकते हैं। और नहीं तो फिर मैथ्स में अगर वो बच्चे 45 से ज़्यादा स्कोर किए हैं विज्ञान में इंटर के स्तर पे, तभी भी एडमिशन कर सकते हैं। ठीक। लेकिन इसके लिए अलग से व्यवस्था है वोकेशनल की। साथ में हमारे यहाँ हमारे करिकुलम में ये 3 साल का डिग्री कोर्स है, जिसमें 3 साल में 6 सेमेस्टर्स में इसको बांटा गया है। 6 सेमेस्टर हर 6 माह पे इसकी एग्जाम होती है हर सेमेस्टर की, फर्स्ट सेकंड करते हुए 6 सेमेस्टर तक। इसमें स्पेशली कंप्यूटर्स की ही पढ़ाई 5 विषय करके हर सेमेस्टर में होती है, जिसमें कंप्यूटर्स का सारा ज्ञान, जो बेसिक ज्ञान है, वो यहीं पे दे दिया जाता है। इसके बाद आगे बच्चे MCA करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपना कार्य मतलब अपना योगदान देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में।
इसमें बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे यहाँ फंडामेंटल्स की पढ़ाई होती है, पीसी पैकेज जिसमें एक्सेल, वर्ड जो ऑफिसेस में हर जगह काम आती हैं, पावर पॉइंट भी होगा, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी शिक्षा फर्स्ट सेमेस्टर में ही दी जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग क्षेत्र के लिए भी C++, विजुअल बेसिक, जावा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और आगे चल के इसमें पाइथन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पाइथन एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इधर आया हुआ है जो काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये सब में इस्तेमाल होता है। इसको भी यूनिवर्सिटी स्तर से इस पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस करने की व्यवस्था की जा रही है। अगले पाठ्यक्रम में हो सकता है, अगले सत्र के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित कर लिया जाए। इससे बच्चों को ज़्यादा नए आयामों में प्रोग्रामिंग करने का मौका मिलेगा अलग अलग क्षेत्रों में, और भी ज़्यादा इनका उपयोगिता बढ़ जाएगी इस कोर्स की, यूटिलिटी बढ़ेगी। हाँ, इस पाइथन के कोर्स से। इस हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ लाइब्रेरी, रिच लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें अनेक किताबें हैं। यहाँ विजुअल बेसिक की किताब दिख रही है, यहाँ हमारे यहाँ जावा की भी बुक्स हैं पढ़ने के लिए बच्चों को, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि अनेक प्रकार की किताबें उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी हमारा ऊपरी तल्ला में ये यहाँ पे है जो ऑफिस में बना हुआ है। नीचे भी लाइब्रेरी एक बना हुआ है जो बच्चों को बैठकर पढ़ने की सुविधा देती है, जहां बच्चे बैठ करके अपना बुक निकाल के पढ़ के वापस यहीं लौटा सकते हैं। साथ साथ हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास और लैब की भी व्यवस्था है जिसमें बच्चे अपना प्रैक्टिकल का कार्य लैब में कर सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस के मदद से हम लोग आईसीटी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए बच्चों को, जिसमें कुछ चलचित्र ये दिखा करके और बच्चों को ट्रेन किया जाता है इस बारे में। और बीसीए में इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है। यहाँ से भी कुछ कंपनियाँ आ कर के बच्चों को प्लेसमेंट के तौर पे यहाँ से ले जाती हैं एक एग्ज़ाम ले करके, और बेंगलोर या अनेक विभिन्न शहरों में भारत में उनको प्लेस किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, मैं पीजी हेड हूँ डिपार्टमेंट का। यहाँ पर 2 विषय में पीजी की पढ़ाई होती है। एक साइकोलॉजी विषय और दूसरा मेरा विषय जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, पॉलिटिकल साइंस। ठीक। और इस शहर का यह एक बहुत व्यवस्थित कॉलेज है। यहाँ का सभी विभाग बहुत ही सुंदर तरीके से संचालित हो रहा है। कई वोकेशनल कोर्सेस, बीबीए, बीसीए, बायोटेक, फिशरीज का एक फिश एंड फिशरीज डिपार्टमेंट भी है। साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट का है, साइकोलॉजी के डॉक्टर कमल नायर सर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कॉलेज जो है इसमें और अन्य विषय, हिस्ट्री विभाग है, और हिंदी विभाग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश डिपार्टमेंट, उर्दू है, इन सारे विषयों की पढ़ाई इस कॉलेज में होती है। तो हमारे इस कॉलेज के विकास में कई प्राचार्यों का देन है। मित्रों, नेहरू को समझने के लिए इलाहाबाद के 10वीं के छात्र अर्जुन की स्पीच को भी सुना जा सकता है। इस स्पीच को विद्वानों ने काफ़ी सराहा है। नेहरू मिथक और साहित्य नामक पुस्तक के लेखक पीयूष बबेले जी द्वारा यह वीडियो उपलब्ध हुआ है और उन्हें इसके लिए आभार। वीडियो ओनर को इस वीडियो का क्रेडिट दिया जाता है। मेरा नाम अर्जुन है। जवाहरलाल नेहरू के जन्म स्थान इल्हाम के शहर इलाहाबाद से आया हूँ। सेंट जोसेफ कॉलेज में 10वीं का छात्र हूँ। हिंद के जवाहर के अब्दुल जी और आदित्य जी का विशेष आभार जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। आज़ादी के बाद नेहरू लंदन गए तो वहाँ के नेता विंस्टन चर्चिल ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा, अब कितने साल हमारी जेलों में रहे? 10 साल से ज़्यादा, नेहरू ने जवाब दिया। चर्चिल ने फिर कहा कि तब तो आप हमसे बहुत नफरत करते होंगे। इस पर नेहरू ने कहा, आप गलत कह रहे हैं मिस्टर चर्चिल। हमने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम किया जिसने हमें 2 चीजें सिखाई, कभी किसी से डरना मत और कभी किसी से नफरत मत करना। जब हम तब आपसे डरे नहीं तो अब हम आपसे नफरत क्यों करेंगे? नेहरू
देश के आत्मबल और स्वाभिमान के प्रतीक नेहरू, बुद्धिमता की जीती जागती प्रतिमा नेहरू, अंग्रेजों को निर्भीक स्वरों में ललकारने वाले नेहरू, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, जातिवाद से लड़ने वाले नेहरू, क्रांति के अग्रदूत नेहरू, पर शांति के उपासक नेहरू, भारतीय जनता के हृदय सम्राट नेहरू, विनोबा भावे के शब्दों में कहें तो लोकदेव नेहरू। आज इसी नेहरू को ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे वो इस देश के शत्रु थे। आलोचना और निंदा में जरा सा फासला होता है। ऐसा नहीं था कि पंडित जी की जीते जी आलोचना नहीं हुई, यहां तक कि नेहरू जी ने खुद चाणक्य के नाम से लेख लिखे और खुद अपनी ही आलोचना की। पर कहना ना होगा कि आज के समय नेहरू की आलोचना नहीं, शुद्ध निंदा हो रही है, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये निंदा एक कौम के रूप में हमारी खुदगर्जी भी प्रदर्शित कर रही है कि किस तरह हम अपने देश के सबसे बड़े नायक, जो देश की आजादी के लिए 10 साल से भी ज्यादा जेल में रहा, जिसने देश के उत्थान के लिए सर्वस्व लगाया, उस पर एक बेहद पतित तरीके से बात कर रहे हैं। इंग्लैंड से पढ़ाई कर लौटा जवाहरलाल चाहता तो बड़े आराम से ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकता था, फिर वो खुद की काती हुई मोटी काती का कुर्ता पहनने लगा, मूंगफली चबाते हुए ट्रेन के तीसरे दर्जे में सफर करने लगा। देखते ही देखते कैम्ब्रिज से पढ़ा लड़का गांव गांव जाकर किसानों की सभाएं करने लगा और किसानों का नेता बन गया। सरदार पटेल ने भी 1935 में इलाहाबाद की एक सभा में कहा कि किसानों की किसी ने इतनी सेवा नहीं की है जितनी पंडित नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू ने की है। नेहरू की यह सादगी और देशवासियों के लिए उनका प्रेम प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदला। 1960 के दशक में बांध परियोजनाओं का उद्घाटन वो अक्सर वहां मौजूद किसी मजदूर से कराते थे, वे मिट्टी में सने कामगारों के साथ बैठ जाते थे और उन्हें बताते थे कि तुम सिर्फ मिट्टी नहीं ढो रहे हो, तुम अपना मुल्क बना रहे हो। नेहरू क्या थे ये आप महात्मा गांधी के 20 जनवरी 1948 को दिए वक्तव्य से भी समझ सकते हैं। गांधी कहते हैं, यहाँ जितने लोग दुखी हैं उनके लिए तो पंडित जी ऐसे हैं कि उनको सुलाकर सोने वाले हैं। मानो एक ही बिछौना है, बाकी सब गीला है, तो नेहरू सूखे में दुखी को सुलाएंगे, खुद चाहे घूमते ही रहें उनको। और आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहाँ ऐसा एक रत्न है। एक ऐसे समय में जब अधिकतर नेता देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, तब नेहरू हमारे नेताओं को सिखाने का काम करते हैं कि किस तरह बिना धर्म और जाति का नाम लिए बिना भी लगातार भारी बहुमत से 3 आम चुनाव जीते जा सकते हैं। जनवरी 1948 की बात है। गांधी अपने अंतिम उपवास पर थे। नेहरू जब बिरला भवन के गेट पर पहुंचे तो एक भीड़ नारे लगा रही थी, गांधी को मर जाने दो। पंडित जी ने नारे सुने तो तमक के गाड़ी से उतरे और भीड़ में जा घुसे। चिल्लाकर पूछा, कौन गांधी को मारना चाहता है? गांधी से पहले मुझे मारो। गांधी और नेहरू, लेखक सुशोभित के शब्दों में कहें, आधुनिक भारत के 2 अनिवार्य नक्षत्र, वस्तु और रूप, चरखा और गुलाब, यानी भारत का अद्वैत। नेहरू की मां स्वरूप रानी नेहरू का एक किस्सा मुझे याद आता है कि इलाहाबाद में अप्रैल 1932 में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, सिर पर गहरी चोटें आई। बरेली जेल में बंद अपने पुत्र को इसके बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, एक बहादुर बेटे की मां को कुछ तो उसके जैसा होना चाहिए। आज के दौर में नेहरू की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जिन समस्याओं से आज हम घिरे हैं उन पर नेहरू जो कहते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1954 को वे कहते हैं, अगर कोई धर्म वाला ये समझता है कि हिंदुस्तान पर उसी का हक है औरों का नहीं, तो उसने हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता और कौमियत को वो समझा नहीं है। वह हिंदुस्तान की आजादी का एक मायने में दुश्मन हो जाता है, उस आजादी के टुकड़े करता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जड़ है आपस में इत्तेहाद और हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ धर्म जातियां हैं उनसे मिलकर रहना। नेहरू आगे कहते हैं, मजहबी झगड़े मजहबी तो होते नहीं, धार्मिक तो होते नहीं, वे तो धर्म का नाम लेकर सियासी होते हैं, राजनीतिक होते हैं। सांप्रदायिकता एवं संकीर्ण विचारों के बढ़ने का एक बुनियादी कारण है हमारे समाज में बढ़ता दुर्भाव। मानो हम तैयार बैठे हैं दुश्मन बनाने को। एक मुसलमान ने बुरा किया, सब मुसलमान बुरे हो गए। एक हिंदू ने बुरा किया, सब हिंदू बुरे हो गए।
हम तैयार बैठे हैं सिद्ध करने को। एक ने सिद्ध किया कि सब सिद्ध हो गए। पर मजे की बात यह है कि अगर एक अच्छा करता है तो सब अच्छे सिद्ध नहीं होते, दुश्मन तो सब सिद्ध हो जाते हैं। इसी दुर्भाव को कम करना है। इसी दुर्भाव गिराने को गांधी अहिंसा कहते हैं, बुद्ध करुणा कहते हैं, जीसस सेवा कहते हैं। ये सब शब्दों के भेद हैं, पर बात ये पक्की है कि तुम सामने वाले में दुश्मन मत देखो। इसीलिए कबीर कहते हैं, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। इसलिए ईशा उपनिषद का पहला श्लोक है, ईशा वास्मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी संपूर्ण संसार ईश्वर से व्याप्त है। क्योंकि कम से कम हर व्यक्ति में मित्र देखो, क्योंकि हर हृदय में वही है, हर श्वास में वही है। बुद्ध, कबीर, उपनिषद सब यही कहना चाह रहे हैं कि घृणा, वैमनस्य, क्रोध को बीच में मत लाओ। क्रोधित किस पर होगे, घृणा किससे करोगे, वही एक सब में है। भारत में अगर तमाम हमलों के बाद भी आज अगर लोकतंत्र जीवित है तो इसका श्रेय अगर सबसे पहले किसी को जाना चाहिए तो नेहरू को है। पाकिस्तान की हालत आज आप देख लें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ख्वाजा निजामुद्दीन का कथन मुझे याद आता है कि आजादी के वक्त भाई क्लीमेंट एटली का एक कथन मुझे याद आता है कि सौभाग्यशाली था भारत नेहरू में एक उत्कृष्ट चरित्र और ज्ञान के व्यक्ति को पाकर। नेहरू आज आजाद दुनिया के प्रधानमंत्रियों के अधिनायक हैं। अंत में इतना ही, जिस भी व्यक्ति की श्रद्धा लोकतंत्र, मैत्री, विश्वास, प्रेम में होगी और जिसने भी नेहरू को थोड़ा भी निष्ठा से पढ़ा होगा, वह इस हिंद के जवाहर के देश के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए अगाध आस्था से भर उठेगा। यूं ही अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी के देहांत पर संसद में दिए भाषण पर उनकी तुलना श्री राम से की थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी।